बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर का एक बहुत ही स्पेशल शो। ये शो इसलिए स्पेशल है कि आज मेरे मेहमान एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। कई पहलू हैं उनकी शख्सियत के। निगरान वज़ीर आला रहे, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और चेयरमैन पीसीबी हैं। कभी बनते हैं, हटाए जाते हैं, फिर बन जाते हैं। आप समझिएगा मेरी मुराद है जनाब नजम सेठी साहब से। बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब, आपका आपने वक्त दिया। पहले ज़रा फुल टॉस से शुरू करते हैं, आसान सवालों से। अच्छा, आसान से फुल टॉस आसान आसान। वो जावेद मियाँज़ाद चिक्का मारा था। तो सर, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है बिग थ्री का, हर तरफ एक सबके जहनों पर एक सवाल है। जितने भी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, देखते हैं, सबको पता चलता है। अब इस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान अकेला रह गया। आपने खुद कहा कि तन्हा रह गए हम। कैसे अब पाकिस्तान को बचाएंगे, कैसे शामिल करेंगे, कोई लिंक्स हैं, क्या करने जा रहे हैं? उसामा, बड़ी खुशी हुई आपसे ये बैठ के गपशप लगाने का मौका मिला। और आपने आते सार एक्चुअली फुल टॉस नहीं किया, आपने बहुत अहम सवाल पूछ लिया और बहुत मुश्किल सवाल। मुश्किल इसलिए क्योंकि जिस किनारे पे हम खड़े हैं हम आइसोलेट हो चुके हैं इस वक्त, और मुझे अब यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। 9 आउट ऑफ 10 लोग एक तरफ चले गए, हम अकेले रह गए। जो कुछ प्लेट पे था वो ले गए, क्रम्स भी नहीं रहे प्लेट पे। यहाँ से उठाना सारे सिलसिले को और पाकिस्तान का मौक़िफ़ प्रेजेंट करना और फिर लोगों को समझाना और फिर वहाँ से कुछ हासिल करना पाकिस्तान के लिए, ये बहुत अपहिल टास्क होगा। इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है उसामा कि मुझे ये ज़ाती तौर पे या अकेले खड़े होकर ये ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक्स चेयरमैन उनको शामिल करूँ इस डिसीजन मेकिंग में, और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि हमें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनको साथ लिया जाए, साथ लेके कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाए। यहाँ तक कि मेरी ये भी कोशिश होगी कि अगर ज़का अशरफ साहब हमारी हेल्प करते हैं तो हम उनकी भी हेल्प तलब करेंगे। ये ज़का का मसला नहीं है, ये नजम सेठी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला है, उनका फ्यूचर की बात हो रही है। मगर क्या हम करेंगे ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कि मैं आपको जो मेरे जहन में है स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं, बिकॉज अगर मैंने आपको बता दी हम कैसे आगे जाएंगे तो जो लोग हमें अपोज कर रहे हैं बाहर आईसीसी में या दूसरे लोग, वो फिर आगाह हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि हम डटे हुए हैं, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उस प्रिंसिपल स्टैंड को सामने रख के देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या हासिल किया जा सकता है। बीबीसी में मैं देख रहा था, वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी खबर लगी हुई थी कि नजम सेठी साहब खामोश क्यों रहे। 9 जनवरी को जब ये इजलास हुआ, उसमें जब ये बिग थ्री का फार्मूला पेश हुआ, तब चेयरमैन पीसीबी आप थे। तो क्यों नहीं ये चीज़ें उस वक्त सामने आ सकें और बाद में मीडिया के थ्रू सामने आ गई? आपने पहले क्यों नहीं बताया सबको, और पहले क्यों नहीं सबको साथ लिया? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले ये कि मुझे नहीं पता कि बीबीसी ने ये कहा है कि मैं खामोश रहा। उसकी वजह यह है कि आईसीसी कहती है कि आप खामोश नहीं रहे। आपको मैं बताऊं क्या हुआ। 9 तारीख को जब हम वहाँ गए, सुभान चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैं, तो जो मीटिंग में हम दोनों थे, और उस मीटिंग में क्या हुआ वो पीसीबी के मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है, और वो मीटिंग में जो बातें हुई वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं आईसीसी की फाइल्स में। सही। मैंने यहाँ आके अपने प्रोग्राम में कुछ बात कर दी जिसमें मैंने ये कहा कि उस मीटिंग में मैंने ये बातें कही। अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था किसी का, मैंने एक दो नाम भी ले लिए कि फलाने ने ये कहा। अपने बारे में जो कहा कि मैंने ये कहा, वहाँ तक तो ठीक था। फलाने ने क्या कहा, मैंने नाम ले लिया। नाम शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आईसीसी के जिन साहब का मैंने नाम लिया वो परेशान और नाराज़ हो गए, और उन्होंने आईसीसी को कहा कि एक बयान दें कि हम रिबट करते हैं जो नजम सेठी ने ये कहा है अपने प्रोग्राम पे। सही। तो आईसीसी की तरफ से एक 2 लाइन का स्टेटमेंट आया कि हम रिबट करते हैं। क्योंकि मैं ये ज़ाती मसला नहीं था, मेरा मौक़िफ़ ये था कि जब मैंने वो बात की, मैं पीसीबी का चेयरमैन नहीं था, मैं बाहर आ चुका था। 9 को वहाँ से आए, यहाँ आके आईएमसी जो हमारी कमेटी थी उसकी ब्रीफिंग की। 15 को हमारी छुट्टी हो गई, और 20 को मेरा ख्याल है ये 20 के लगभग ये प्रोग्राम था। आई वॉज नॉट अ चेयरमैन एनी मोर। तो वहाँ मैंने उस मीटिंग के बारे में मैंने 3-4 चीज़ें कहीं। अब उस पर उनको इतराज़ था कि आपने ये बात, अंदर की बात बाहर क्यों बता दी। मगर उसका
लुबे-लुबाब ये था कि बिग थ्री जो हैं वो डोमिनेट करने जा रहे हैं, और मैंने वहाँ खड़े होकर ये सवाल पूछे उनसे जो उन्हें पसंद नहीं आए। तो मैंने तो वहाँ एक्चुअली ऐसी बातें की जो उन्हें पसंद नहीं आई, और जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया बाद में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात पाकिस्तान के गले किसी तरीके से पड़ जाए या हमारी तनकीद हो जाए। तो मैंने उन साहब का जिनका नाम लिया था उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप सुना नाराज़ है मेरे से, मैंने आपका नाम ले लिया। वो कहने लगे बिल्कुल मैं नाराज़ हूँ, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा मैंने जो कहा वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो बाकी ये कि अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो मैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो मैंने ये उसके ऊपर बड़ी जी पहले तो ये हो रहा कि पता नहीं कि मैंने क्या कर दिया, उसको बड़ी अपॉलॉजी कर दी, ये किया। मतलब है कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ, किसी को बात पता है कि ये सही है और वो पसंद नहीं आती और वो उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, तो मुझे कोई हर्ज, मैंने कहा सॉरी। उसकी वजह यह कि आगे जाके इनके साथ काम करना है ना, तो कोई ज़ाती दुश्मनियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मनियाँ जो हैं आप बात कर रहे हैं, तो कई लोगों ने आप पे बहुत से इल्ज़ामात लगा दिए। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आइए जी, बाउंसर्स की तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल आइए। एक तो बात यह है कि जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं, सहाफ़ियों को शिकवा है कि हमें इंतजार रहता है कोई बात हमसे शेयर करेंगे, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी हमें मिल जाएगी, वो सारी बातें प्रोग्राम में जाके हो जाती हैं। ये आप सही कह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, ये मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे। होता ये है कि वो मुनीफ फ़ारूक को रोका नहीं जाता, वो शुरू में ही क्रिकेट से ही शुरू करता है। मैंने और कभी कभी दिल भी करता है कि थोड़ी सी बात कर दें, क्योंकि लेटेस्ट बात आई हुई होती है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं उस प्रोग्राम पे कभी भी क्रिकेट की बात नहीं करूँगा। मुनीफ को भी मैंने कह दिया यार रहने दो, ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये हमारा सियासी प्रोग्राम है। वो कह रहे जी क्रिकेट भी तो पॉलिटिक्स ही है। मैंने कहा यार अभी ये गुंजाइश करनी पड़ेगी, आगे से ये नहीं होगा, आप लोगों को फुल एक्सेस होगा। आई विल शेयर ऑल माई इन्फॉर्मेशन विद यू, आई विल नॉट गो ऑन माई प्रोग्राम टू शेयर इट। अब जो मसाइल खड़े हो गए हैं इतने ज़्यादा हम देखते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं सियासत और खेल भी अब मिक्स हो गया है। आप निगरान वज़ीर आला भी रहे, चेयरमैन भी आप PCB के बन गए। हमारे लिए सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा नाम है आप, नाम, पैसा, शोहरत, हर चीज़। उसके बावजूद इतने ज़्यादा जब ये स्कैंडल्स भी आ जाते हैं कि जी जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर आप दोबारा क्यों ये ओहदा कबूल करें? ये सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ तक तो, और इसके साथ ये भी एक तनकीद चलती है साथ साथ कि सहाफ़त वालों को सियासत में नहीं आना चाहिए। अगर आपने सियासत करनी है तो सहाफ़त छोड़ दें, अगर सहाफ़त करनी है तो सियासत छोड़ दें। अर्ज़ ये है कि मेरे ज़हन में ना PCB सियासत थी, ना इंटरिम चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा था वो सियासी था। उसकी वजह ये थी कि वो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका काम सिर्फ ये था कि लॉ एंड ऑर्डर सही रखें आप, और इलेक्शन कमीशन की हेल्प करें टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और साफ शफाफ ग्राउंड रियलिटीज़ प्रिपेयर करें। इलेक्शन कमरे के अंदर पार्टीज़ के लोग होते हैं, बैलेट जहाँ बैलेट बॉक्सेस होते हैं, जहाँ जाके आप वोट डालते हैं, वहाँ सियासी जमातों के लोग होते हैं, और वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस तो बाहर होती है। तो मेरा तो वो रोल था। मैंने ये सोचा जब मुझे ये उन्होंने कहा, और यकीन करें उसामा, मैंने कभी कोई लॉबिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। अब ये यकीन करना पड़ेगा आपको, मैं ये सच बोल रहा हूँ। और मुझे जब उन्होंने ये कहा तो मुझे पहले यकीन ही नहीं आया, तो मैंने समझा कि मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? कहा नहीं, हम नॉमिनेट कर रहे हैं आपको। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, सारी जमातों ने खैर मकदम किया, किसी के पास उस वक्त आप देख लें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज कुछ जमातें ऑब्जेक्ट कर रही हैं, ये जमातें वो हैं, और मैं नाम लूँगा, PTI और इमरान खान साहब। पहले दिन जब मैं आया तो मैं सीधा गया 4 लोगों को मिलने के लिए, 3 लोग लाहौर में और चौथा इमरान खान। सबसे पहले मैं चौधरी हजरात के पास गया, वो घर के साथ ही रहते हैं, इसी वजह से वो घर निकला तो आगे उनका घर था। मैंने कहा पहले चौधरी हजरात को सलाम कर दें। फिर उसके बाद मैं मियाँ साहब के पास गया मॉडल टाउन में, उसके बाद मैं जमात इस्लामी वालों के पास आया, उसके बाद मैं दफ्तर आ गया। अगले दिन मैं गया इस्लामाबाद, और सीधा मैं गया और जाके मैं इमरान खान साहब को मिला। और मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि देखें जी नजम, ओके इज़ वेरी गुड यू आर हियर, बट देखें ये जो मैंने सुना फलाना चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो देखें ना ये तो नवाज के बड़ा करीब है, वी डोंट लाइक दिस। मैंने कहा खान साहब नो प्रॉब्लम, गिव अ स्टेटमेंट कि यू डोंट वांट हिम एंड आई विल एक्ट ऑन योर स्टेटमेंट। मैंने कहा जो आपको बंदा एडमिनिस्ट्रेशन का पसंद नहीं है आइडेंटिफाई करें, मैं चेंज कर दूंगा, मतलब ये ना कहें फलाने को लगा दें। ये मैं जहाँ जहाँ गया मैंने सबको यही कहा, मैंने कहा आपको किसी को पसंद नहीं है कोई बात अभी बता दें, मगर ये ना कहिएगा फलाने को लगा दें, फलाने को हटा दें ज़रूर, उसको कहीं और पोस्ट कर देंगे। तो अब जाके कुछ इश्यूज बन रहे हैं, खैर यू मे वांट टू डिस्कस देम, बट रियली
तो एक तो मैं उसको नॉन पॉलिटिकल पोस्ट समझता था और उसमें कोई कंट्रोवर्सी बाद में नहीं हुई। इसको भी मैं यही समझता था कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल है। अनफॉर्चुनेटली ये जो आना जाना की वजह से इसको भी एक सियासी रंग दे दिया गया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पीसीबी की चेयरमैनशिप भी कंट्रोवर्शियल हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, वो जो जुमला उन्होंने वो पंक्चर्स का बड़ा जिक्र करते हैं, आखिर उसकी हकीकत अब क्या है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत माजरत। ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए। एक बहुत अहम सवाल हम करने वाले हैं नजम सेठी साहब से ब्रेक के बाद। न्यूज़ आर के स्पेशल शो में ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, इस तरह आप खुद फरमा रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से, वो क्या मामला है? वो 35 पंक्चर लगाने का इमरान खान साहब सारे मीडिया के सामने कह दिया, इनको वो सिला मिल रहा है, बार बार इनको चेयरमैन लगाया जा रहा है, कोई और इनको लोग आदमी नहीं मिल रहा। तो उनसे पूछिए ना, मुझे क्या पूछ रहे हैं आप? वो तो बार बार जाहिर कर रहे हैं, कुछ कहा जाता है जो अखबारी खबरें हैं, मुझे चूंकि पता नहीं है, लिखा ही आ रहा है कोई फ़ोन कॉल गई थी नवाज शरीफ साहब को, कहा गया कि मैंने 35 पंक्चर लगा दिए हैं, उसके बाद उन्होंने तकरीर कर दी कि बस जी हम तो जीत रहे हैं। और ये हो यार, ये बड़ी सीधी सी बात है। अगर कोई टेप रिकॉर्डिंग है जिसमें ऐसी कोई बात हुई है तो सुना दें सारे पाकिस्तान को, मैंने रोका है। और अगर नहीं है तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये क्या बात हुई कि इल्ज़ाम भी लगा देना, सारे पाकिस्तान के आगे खड़े होकर बात भी कर देनी, और फिर कहना जब पूछा जाता है कि सबूत कहाँ है, वो आ जाएगा। और मैंने सुना ये भी किसी ने पूछा कि सबूत कहाँ है, तो कहने लगे वो सबूत आ जाएगा, और फिर आगे कहने लगे कि जब ये 4 कंस्टिट्यूंसीज की चेकिंग होगी तो उसमें सबूत मिल जाएगा। अरे भाई, उसका मेरे साथ क्या तल्लुक है? अगर 4 कंस्टिट्यूंसीज में धांधली नजर भी आती है तो उसका टेप रिकॉर्डिंग के साथ क्या तल्लुक है? अगर कोई टेप रिकॉर्डिंग है तो सुना दीजिए। और अगर वो सुनाते हैं और आप कहते हैं जी सेठी साहब ये तो आपकी आवाज़ है, या तो मेरी आवाज़ होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो सब दुनिया को पता होगा मेरी आवाज़ है, अगर मेरी नहीं होगी तो सारी दुनिया कहेगी दादी होगी है। तो इसमें मसला क्या है? मैं आप ऑनेस्टली आपको बताऊं, दिस इज नॉनसेंस, सरासर झूठ, सरासर झूठ। मियां नवाज इनका ये जा रहा है कि जी जिस रात इलेक्शन हो रहे थे उस रात मेरी बातचीत हुई कोई फ़ोन के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। अर्ज़ ये है कि मियां साहब के साथ मेरी 3 दिन पहले टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी, इलेक्शन नाइट के ऊपर बात नहीं हुई। और क्या बात हुई? बात ये हुई कि मुझे आईजी साहब ने कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करें, उन्हें कहें एक सीरियस टेररिस्ट थ्रेट है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की है। आज आखिरी दिन है इलेक्शन एयरिंग का, क्योंकि आपको पता है ना 2 दिन पहले बंद करनी पड़ रही हुई, और उन्होंने 4 फंक्शंस रखे हुए हैं, दाता साहब जाना है, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना। उन्हें कहें इनमें से 2 कर दें, 2 कैंसिल कर दें। मैंने कहा कितनी सीरियस थ्रेट है? कहने लगे बहुत सीरियस थ्रेट है। मैंने कहा आपने उनको आगाह किया? कहने लगे हमने किया। मैंने कहा एक काम करें, इन राइटिंग लिख के भेज दें उनको, ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि वी आर टेलिंग यू नॉट टू डू इट। मैंने कहा इसको फौरन राइटिंग में फैक्स करें उन्हें, उसके बाद मैं उनसे बात करता हूं ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए। और वही हुआ, पहले मान नहीं रहे थे, नहीं मैंने जाना है 4 जगह पे। जब राइटिंग में गया ना तो उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद मियाँ साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा आपको फैक्स आ गई होगी मियाँ साहब, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे बड़ी रिक्वेस्ट है, हमारे पास सीरियस इन्फॉर्मेशन है, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर थी कि इनको इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। ये जा रहे थे ना लॉन्ग ट्रकों में एक प्रोसेशन में लेके इस्लामाबाद लास्ट नाइट पे, जिस नाइट पे वो गिर गए। तो इन्होंने फिर मुझे कहा ठीक है मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा जी दाता साहब कैंसिल कर दें। नहीं वहाँ मैंने जाना। मैंने कहा नहीं प्लीज़। तो फिर ये 4 की जगह पे 2 पे गए और प्लान चेंज कर दिया। दिस वॉज माई लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम। और ये कहना, ये सारी बातें यार ज़्यादती है, किसी को बदनाम करना इस तरीके से, क्योंकि अब आपको तस्लीम नहीं कर रहे इलेक्शन के रिजल्ट को मेरे खाते में डाल देना, दिस इज रियली नॉट फेयर। आप कोर्ट जाएंगे, इस तरह इल्जाम आप इतने संगीन यार मुझे, मैं तुम्हें बताऊं, ये ट्विटर तुम तो देखते ही हो, अभी ये बात हो रही थी इससे पहले, तुम कह रहे थे ट्विटर पे ये होता है वो होता है। ट्विटर के ऊपर कोई बंदा नहीं है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ, झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। अब अगर आप हर रोज़ को बैठ जाएं डिनाई करने के लिए, तो फिर सारा दिन यही काम करते रहें, कोई कहेगा ये हो गया, कोई कहेगा ये हो गया, तो डिनाई करते रहें। बहरहाल अब मुझे मुनीफ फारूक साहब कह रहे थे कि यार एक लीगल नोटिस भेज देना चाहिए। मैंने कहा फिर ऐसे करें 8-10 लोगों को लीगल नोटिस भेज दें जिन्होंने ये सारी बात मेरा मौक़िफ़ लेने के बगैर ये बात कर दी है, तो कुछ लोगों को अब लीगल नोटिस भी जाएंगे, ठीक है, कि भाई प्रूव करें या फिर आए, ऐसे में तो हम करेंगे ये। तो आपसे ये कह रहा हूँ, ये डिनाइल तो मैंने 1 दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा की है, बट एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन दी आंसर, तो आंसर मैं फिर दे रहा हूँ आपको।
और अब मैं लीगल नोटिस भी भेज रहा हूँ। लीगल नोटिस जा रहे हैं? जा रहे हैं जी। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है? आ गई है, आपको खबर दे दी है मैंने। ज़का अशरफ साहब से आप मिलने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े संगीन इल्जाम आप पर लगा दिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं चाह रहा हूँ आप सुन लें, हम दिखा भी देंगे कि उनके क्या है। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्ले करें एक एक करके जो कुछ ज़का अशरफ साहब ने कहा है। इनको 8 माह में कुछ नजर नहीं आया और मेरे इन 15 दिनों में इनको सारे इल्जामात याद आ गए। अब वो देखें कि मैं अब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बुकीज की टीम बन रही है। गद्दारी जैसे मुकदमात इस शख्स पर मौजूद हैं। इनसे पूछे रोज नेशनल आर्मी के साथ जो जंग होती रही है पाकिस्तान फौज के साथ, तो वो कौन सी वफादारी है? तो मुझे तो साफ लगता है कि मेरे पीछे भारत की लॉबी है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगा दिए करप्शन के, कि 4 करोड़ का ये कर दिया, 70 लाख का ये कर दिया, फैमिली को नवाजते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, बड़ा नुकसान। उन्होंने कहा कि जो 8 महीने में इनको नहीं याद आया जब ये पहले चेयरमैन रहे, ये पिछले 15 दिन में जो कुछ हुआ है ये अब याद आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये रुक जाएंगे, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। इसका जवाब यह है कि पहली बात तो यह है कि मैंने मेरे इस मुंह से होंठों से कभी मैंने इन पे किसी स्टेज के ऊपर ये नहीं कहा कि इन्होंने करप्शन की है या इन्होंने कुछ किया है। और लोग कह रहे हैं, खबरें चल रही हैं, मेरे मुंह से ये बात नहीं निकली। व्हाइट पेपर जो मेरे मुंह से नहीं निकला वो, पहली बात तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जैसे इन्होंने खुद कहा कि जब ये अपील में जाएंगे, कल इन्होंने एक प्रोग्राम पे कहा कि हम शायद अपील में जाएं, तो किसी ने पूछा कि आप अपील जो होगी गवर्नमेंट ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया आपको रिमूव करने का? तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बंगलिंग या फाइनेंशियल ये इश्यूज बन सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई होमवर्क तो किया होगा। तो अगर ये जाएंगे अपील में तो फिर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ एविडेंस तो प्रेजेंट करेगी ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए मेरे मुंह से ये बात नहीं निकली कि मैंने इनसे ये कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हुए हैं ऑन दी व्हेन ही वाज इन दी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, ज़रूरी तरक्याती बैंक में जब थे, वहाँ इनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे थे और वो रिकॉर्ड है। और अब आपने अखबारों में पढ़ भी लिया होगा कि कुछ लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नैब में ले जाएं, इधर उधर कर दें। ये बात अब खबर चल चुकी है। ये पलंदा पूरे का पूरा, जब मैं यहाँ एज इंटरिम मैनेजमेंट चेयरमैन था तो एक पलंदा पूरे का पूरा मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया था कि इस पे आप तबसरा करें, ये सारे इल्ज़ाम है ज़का अशरफ साहब। मैंने, और ये मेरी नीयत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, मैंने ज़का अशरफ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये चीज़ें आपके खिलाफ आई हैं, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ये मेरे घर तशरीफ़ लाए, कप चाय का पिया, मैंने इनको हैंड ओवर की वो फाइल, मैंने कहा पढ़ लीजिए। तो कहने लगे क्या जवाब देंगे? मैंने कहा जी मैं एक जवाब दूंगा कि मैं ज़राई तरक्याती बैंक के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं ना वहाँ था, ना इसके ऊपर मैं कोई एडवर्स कमेंट कर सकता हूँ। मैंने 2 लाइन का जवाब लिख के वापस भेज दिया कि जी इसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है, वी कैन नॉट कमेंट। अगर मैं कुछ करना चाहता तो मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बहुत सी बातें लिख सकता हूँ। तो मेरी नीयत कभी ऐसी थी नहीं। कि उसकी वजह यह कि मुझे ये नौकरी, इनको निकाल के यहाँ बैठने का शौक नहीं था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। मुझे तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो एक प्रेस मीटिंग थी जिसके ऊपर हम गए हुए थे, तो उसके बाद मुझे हाथ पकड़ के ले गए और कहा कि देखें ये 2 दिन रह गए हैं, वो अदालत ने ये कहा है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, लोग बड़े बनने चाहते हैं, मगर मैं समझता हूँ यहाँ आप चले जाएंगे, वहाँ लंदन जाना है, आप जाइए वहाँ जाके डिफेंड कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। और फिर परवेज़ रशीद साहब आ गए घर, नहीं जी आप करें ये प्राइम, तो उस वजह से मैंने ये किया। तो ये बिल्कुल गलत है ये बात। इसी में एक और बात थी, वो ये कि उन्होंने, ये तो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि जवारियों का टोला इकट्ठा हो रहा है, इन पर ऐसे मुकदमे बन सकते हैं जो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। बलूचिस्तान में ये क्या, कौन सी जंग लड़ते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, ये मामला भी उन्होंने वहाँ पर। बड़ी दिलचस्प बात है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जुल्फ़िकार अली साहब की हुकूमत थी 1970s में, इन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये भी पीपल्स पार्टी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, है ना ज़का साहब? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ्रंटियर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और बलूचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस करके गवर्नर्स रूल लगा दिया। उसमें जिन लोगों ने उनको अपोज किया, उनके आपका भी खादम था, बहुत से लोग थे उसमें। मेराज मोहम्मद खान लेबर लीडर थे उसमें, कसर गर्देजी साहब पंजाब से थे, और भी बड़े लोग हैं। हबीब जालिब, आप तो जानते हैं हबीब जालिब। हबीब जालिब गद्दारी कर सकता है इस मुल्क के साथ? आप बताएं, कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक शायर है, पॉपुलर शायर है, शहबाज साहब भी उनकी शायरी स्पीचेस करते हैं।
ना सिर्फ वो, सभी कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने, जिन लोगों ने ओपोज किया कि ये आपने क्या किया, बलूचिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नेशनल आर्मी पार्टी की, फ्रंटियर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मुफ्ती महमूद साहब, फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब की गवर्नमेंट थी, इनकी अलायंस था ANP के साथ। उन सब को डिसमिस करके गवर्नर्स रूल लगा के गिरफ्तार कर लिए और जाली इल्ज़ाम लगा दिए कि आप एंटी पाकिस्तान हैं। उसमें 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें हबीब जालिब को भी गिरफ्तार कर लिया, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, मिराज मोहम्मद खान को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं नौजवान स्टूडेंट टाइप था और हमें जेल में डाल दिया। और इल्ज़ाम हम पे, सब पे 55, वली खान से लेके 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 गवर्नर्स, 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MNAs, 20 MPAs, ये सबको इकट्ठा करके, जिसमें आपका खादिम को भी डाल दिया जेल में। ये उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी आपकी कुछ असलहा बरदार लोगों के साथ, आप एक तस्वीर दिखा दें, वही मैं कह रहा हूँ, एनलार्ज करके दिखा दें आवाम को, कहीं ये नजम सेठी है, ये कोई और है, ये ज्यादती है। ये वही बात है कि तस्वीर बना के लगा दी। अब तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वो और बात है, आप फोटोशॉप कर लें तो वो तो किसी की, आपकी तस्वीर आप मेरी लगाएंगे, मैं आपकी लगा के दिखा दूंगा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। दिस वॉज अ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, उसमें पकड़ के सबको अंदर डाल दिया। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन क्या करें, हमें वो ब्रेक भी लेनी पड़ती है और वो लाजमी है। ब्रेक का फिर वक्त हो रहा है, उसके बाद बात फिर करेंगे कि अब जुए की फिर बातें इंडिया में भी होने लग गई हैं। श्रीनिवासन साहब भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ICC के चेयरमैन। क्या होगा? पाकिस्तान का एक मैच कल हुआ T20 का, उसमें भी बासित अली साहब ने इस तरह की बातें कर दी हैं। इसका भी जवाब लेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद। ज़्यादातर बातें जो है ना वो इल्ज़ामात पर हो रही हैं। अब श्रीनिवासन साहब जो हैं वो बिग 3 में कामयाब हो गए, वो ICC में भी आके बैठ गए हैं। अब जो वो चाहेंगे वही कुछ होगा। मगर उनके दामाद, अब महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तान इंडिया के, उनका भी नाम लिया जा रहा है। IPL हो रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ भी नज़र नहीं आते। जुए का एक ऐसे लग रहा है कि बस अब ICC में सिर्फ जुआ होगा, पैसा बनाया जाएगा, ये सब कुछ होगा, ये बातें कही जा रही हैं। और यहाँ तक कहा गया है, ज़का अशरफ साहब ने कहा कि मुझे भी हटाने के पीछे भारतीय लॉबी का हाथ है। ये सब बातें क्या है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला बात तो ये, आपने कहा कि वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, होने जा रही हैं। मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर कुछ कमेंट करूँ। मुझे इन लोगों के साथ जाके नेगोशिएशंस करनी है पाकिस्तान के लिए, तो फिर ये ना हो कि मैं यहाँ कुछ कह दूँ तो वो मेरे गले पड़ जाए जाके वहाँ। आप ये नहीं चाहेंगे। जहाँ तक ज़का अशरफ साहब ने जो बात की कि जी भारतीय लॉबी ने उनको रिमूव किया, मतलब है कि ये इट्स सो अब्सर्ड कि आप भारतीय लॉबी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप बताएं। पता नहीं, वो शायद कह रहे हैं वो दोस्ती की जो बातें हो रही हैं कि वो इंडिया के बड़े करीब आना चाहते हैं, उस चक्कर में शायद वो चाहते हैं बस इंडिया को खुश किया जाए। तो नहीं, देखिए, अर्जी है कि वहाँ, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वहाँ खड़ा होने वाला बिग 3 के खिलाफ आपका खादिम था, इसीलिए तो मेरे से नाराज़ हैं। ज़का अशरफ साहब से नाराज़ नहीं है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? वो तो कहते हैं उनसे भी नाराज़ है। मैं कैसे नाराज़ हो गया, डटा रहा। नाराज़ तो मेरे खिलाफ बयान दिया ना उन्होंने, ज़का अशरफ साहब के खिलाफ तो बयान नहीं दिया। अब अंदर की बातें क्या हैं? अंदर की बातें मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड सारी बात बता दूंगा, मगर ऑन द रिकॉर्ड में नहीं बताऊंगा कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। आप चाहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा ताकि आप देख लें, मुतमईन हो जाएं कि हुआ क्या वहाँ। मोटी मोटी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमने जाके बिग 3 को अपोज किया था। ज़का साहब जब गए वहाँ तो इन्होंने भी वहाँ वही उसी किस्म के मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। मगर जहाँ फेलियर हुआ है वो ये हुआ है कि जो इनके साथ लोग खड़े थे उनके साथ खड़े नहीं रहे, और फेलियर ये है कि आपने जिस टीम को इकट्ठा किया था वो टीम आपको छोड़ के भाग गई और आप अकेले रह गए। उन्होंने अपना मुख मौका कर लिया, आप अकेले रह गए। अब मेरे लिए इतना मुश्किल है यहाँ से इस चीज़ को उठाना कि तनहा कर दिया। या तो होता ना कि 2-3 लोग साथ रहते इनके, उनको पक्का करके रखते, फिर स्ट्रैटेजी भी बनती है। मगर अब स्ट्रैटेजी क्या रही जहाँ के आपने ऐसे इक़दाम किए कि आप अकेले रह गए, बाकी सारे भाग गए। या तो होता ना कि आप कुछ अब खड़ा होने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। अब मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा सारा कुछ। इनफैक्ट मेरी तो ये कोशिश होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी ये कोशिश होगी कि ज़का अशरफ साहब, हम और एक्स चेयरमैन जो है, ये सब पाकिस्तान का मैटर है। ये मैंने कहा ज़का की बात नहीं है, लॉबीज़ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। अगर इंडियन लॉबी की बात होती तो मैं ये कह रहा होता आपको
कि मैं ज़का अशरफ साहब को कंसल्ट करना चाहता हूँ, मैं तौकीर ज़िया साहब को कंसल्ट करना चाहता हूँ, तो यू नो आई वांट टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल, लेट देम नो व्हाट द फैक्ट्स आर, फैक्ट्स फाइल्स में हैं वो सारा कुछ, मगर ये फिर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी। हमने आगे जाके पाकिस्तान को बचाना है फ्रॉम दिस क्राइसिस जो है वो है, कोई टीम नहीं आ रही, सालों हो गए। इस तरह अगर रहा तो पता नहीं क्रिकेट का क्या हाल होगा, बाहर जाके हम खेलते रहते हैं। यहाँ जो 2020 टूर्नामेंट हो रहा है, बासित अली साहब साबिक हमारे बहुत नामवर क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, छक्के चौके बड़े लगाते थे, उन्होंने कहा कि ये सियालकोट स्टैलियन जो है जानबूझ के कराची डॉल्फिन से हार गए हैं। इस पर कोई आप तहकीकात, कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ होगी? अपेरेंटली ये कल की बात है। जी बिल्कुल कल की बात है। आज मुझे बताया गया है, अभी इंतखाब आलम साहब ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, बासित साहब ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। तो मैंने कहा जी बड़ी सीधी सी बात है, आप फ़ौरन इसको इंक्वायर करें, इंक्वायरी कमेटी बैठाएं इसमें और बैठाएं, चेक करें क्या है ये ऐसी बात। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी। हाँ भाई एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बासित साहब नाराज़ हैं हमसे, बासित साहब नाराज़ हैं और भी लोग, कुछ लोग नाराज़ हैं। बासित साहब को ज़का साहब ने वादा किया था कि कुछ अपॉइंटमेंट करेंगे उनकी, मगर वो अपॉइंटमेंट रूल्स नहीं फॉलो हुए और इसलिए हमने उसको रिवर्स कर दिए। रूल्स ये कहते हैं कि ₹1,00,000 से ज़्यादा किसी को आप दें तो उसका इश्तिहार देना पड़ता है, कंपटीशन होती है। लाख से कम का आप कर सकते हैं, चेयरमैन खुद कर सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट और भी आमिर सोहेल साहब की अपॉइंटमेंट और इलियास साहब की अपॉइंटमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो कि रूल्स और प्रोसीजर्स के ज़रिए नहीं हुई, उनको हमने रिवर्स कर दिया। अब वो नाराज़ होंगे हमसे, तो जब वो कुछ कहेंगे तो ये याद रखा जाए कि वो हमसे नाराज़ हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आप उनको बेहतर तरीके से भेज देते वापस। आमिर सोहेल साहब जिस तरह मिसाल है, कोई लेटर वगैरह अगर नहीं था तो अचानक उनको भेज देना नहीं देखिए होता, इसलिए और बहुत से लोग नाराज़ होते हैं। नाराज़गी तो फिर होगी। बात यह है कि यहाँ हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए, हमने क्रिकेट बोर्ड चलाना है। 960 एम्प्लॉयज़ हैं, ज़का साहब ने 100 से ज़्यादा लोग हायर कर लिए। हमने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी कि कैसे ये हायरिंग्स हुई, क्यों हायर किया गया, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। उसकी भी फाइंडिंग्स हमने नहीं रिलीज़ की, ये जब मैं पहले था तो हमने किया था। यहाँ बहुत सी प्रूनिंग की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, मगर अगर हमने इस बोर्ड को चलाना है और इसको बैंकरप्ट नहीं होना तो यहाँ प्रोफेशनलिज्म आनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने पड़ेंगे, काम लोगों को करना पड़ेगा। खुले खाते नहीं हैं, रोटी पानी ऐसे नहीं चलेगा। वक़ार यूनुस साहब और मोइन खान दोनों की दौड़ थी, ये तो फैसला हो गया कि पाकिस्तानी कोच होगा। मोइन खान साहब को वक्त दिया गया 2 माह का। वक़ार यूनुस साहब कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, मोइन खान बन गए, कोई बात नहीं है। इसकी अगर वजह बता सकें कि मोइन खान क्यों चूज़ किए गए और साथ ये 2 माह क्यों दिए, तो ज्यादती है। वक़ार यूनुस भी कह रहे हैं कि 2 महीने देने तो ज्यादती है, क्या करेगा 2 महीने? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल हमने बैठ के यहाँ डिस्कस किया था। 2 रास्ते थे एक नया कोच लेने के। एक ये था कि जो ज़का साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जावेद मियांदाद साहब, इंतखाब आलम साहब, आमिर सोहेल साहब थे और वसीम अकरम, या तो उनकी रिकमेंडेशंस जो कि तैयार थी, जो ज़का साहब ने जिसके ऊपर एक्ट करना था पर एक्ट नहीं किया था क्योंकि उसी शाम को उन्होंने बनाई थी जिस दिन वो फारग हो गए। तो या तो हम वो आगे सामने रख के और जो उन्होंने कहा उसको देख लेते या नई कमेटी बनाते। हमने सोचा ये ठीक बात नहीं है कि हम नई कमेटी बनाए। आफ्टर ऑल ज़का साहब ने जो काम किया नेशनल इंटरेस्ट सोच के बनाया ना, एक कमेटी बनाई। अब कौन चैलेंज कर सकता है एक कमेटी जिसमें मियांदाद साहब हों, वसीम अकरम हों और इंतखाब हो? हम होते तो हम भी शायद ऐसी कमेटी बनाते। तो हमने कहा ये रहने दें यार, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान का इंटरेस्ट रखा हो, यही देख लेते हैं, नए पहिए को फिर से ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो देखा उसमें 2 ऑप्शन लिखे थे। आप चाहेंगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो फाइल, नो इशू, आप देख लें। पहले ऑप्शन में उन्होंने लिखे थे 3 नाम, दूसरे ऑप्शन में लिखे थे 3 नाम। एक में 2 नाम जो नंबर 2 और 3 पे थे वो दोनों एक ही थे, शुएब और मोहम्मद अकरम, बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम, फील्डिंग कोच ऑब्लिक बैटिंग शुएब। ऊपर हेड कोच का नाम फर्क था, एक में था सबसे ऊपर नंबर 1 पे था मोइन, नंबर दूसरे पे था ऑप्शन पे वकार। हमने कहा जी ठीक है, ये 2 ऑप्शन दे दिए, इनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो कमेटी के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उस वक्त, वहाँ यूनानिमस ये फैसला था कि मोइन को रखा जाए। उसमें डिस्कशन हुई प्रोज एंड कॉन्स और ये और वो सारा कुछ। तो अब होगी बात फिर
वहाँ डिवीजन ही नहीं थी इसके ऊपर। या तो होता ना कि एक बंदा या दो बंदे कहते ये कर लें, वो 2-3 लोग बड़े पॉजिटिव थे अबाउट मोइन, और बाकी ने मेरा ख्याल देखा होगा कि इतने स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। अब आइए अब दूसरी बात, उसी दिन सुबह वकार मुझे मिलने आए। मैं आपको बताऊं, ये मेरी पहली ज़िंदगी में पहली मुलाकात थी वकार यूनुस से। इससे पहले बड़ी अखबारों में और टीवी में खबरें चलती थी कि दुबई में मेरी खुफिया मुलाकात हुई, ये वो, कुछ नहीं, सरासर झूठ। तो पहले तो वकार आए तो मैंने कहा हाँ मिल लेते हैं। मैं थोड़ा कतरा रहा था कि मीटिंग अभी वो फैसला हुआ नहीं, उससे पहले मैं इनको मिल लूँ। मोइन से मैं मुलाकात नहीं हुई, मगर फिर मुझे पैगाम आया कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया जब वापस जाना चाह रहे हैं तो मिल ही लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पोलाइटनेस डिमांड्स। तो आई मेट हिम। वकार इज़ अ वंडरफुल मैन, ही इज़ अ ग्रेट गाय, मेरा हीरो, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, सोब्राइटी। जो अच्छा लफ्ज़ है उनके ऊपर लगता है। अगर और कोई मोइन ना होते, कोई और होते, तो मेरा ख्याल है सब ने यही कहना था वकार। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वकार यूनुस साहब, हमारी हमेशा ये कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ उनका ताल्लुक़ हमारे साथ रहे। और आज का दिन ये फैसला, आगे कुछ और भी फैसले हो सकते हैं। अब आपने वो जो दूसरा सवाल किया, अगर टाइम है तो मैं उसका ख़त्म कर दूं जल्दी से। ब्रेक के बाद हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक लेनी है। और एक तकरीबन तमाम इल्ज़ामात के आपने जवाब दे दिए। एक इल्ज़ाम बाकी रह गया कि वो राइट्स का पीटीवी को हमेशा मिला करते थे, वो आप एक टीवी चैनल को दे देते हैं, बिल्कुल आपके उनसे लेके, वो क्यों है? बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद ये सवाल भी हम सामने रखेंगे नजम सेठी साहब के। कहीं मजे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, इससे पहले कि वो हम अगले सवाल की तरफ जाएं, आपने एक कमेटी का जिक्र किया था कि जो करप्शन को देखेगी, जो मैच हुआ अभी सियालकोट और कराची के दरमियान, उसका वो कमेटी कोई स्पेशल होगी? कब तक वो इंक्वायरी सामने आएगी? क्या होगा? कमेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि हमारे यहाँ एक एंटी करप्शन यूनिट है, वो हर मैच को मॉनिटर करता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, एक एंटी करप्शन यूनिट है जो कि हर मैच को मॉनिटर करता है। और अब ये इस मैच को भी उन्होंने मॉनिटर किया होगा, तो उनसे फिर पूछेंगे कि जी ये बासित अली साहब ने ये जो कहा है, इसके ऊपर तबसरा करें, ये चेक करें, ये ठीक है कि नहीं। उनका ज़ाहिर है एक अपना मौक़िफ़ होगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होगी। सही, जो पहले से यूनिट एक, हाँ, और ये आईसीसी रेगुलेशंस के तहत है ये सारा। देखते हैं उसमें क्या हकीकत सामने आती है, कि जल्दी होपफुली कोई बात सामने आएगी। मॉनिटरिंग की बात करें तो टेलीविजन ज़रूरी है, टेलीविजन होगा तो लोग मैच देख सकेंगे। राइट्स का बड़ा इशू है, हमेशा पीटीवी हमारा एक इदारा था, शायद वो यहीं से कमा लेता था, अब वो राइट्स भी जो हैं वो चले जाते हैं। इसके बहुत दफ़ा सवाल किया गया आपसे ये, लेकिन अभी जो हाल ही में होम सीरीज़ हुई श्रीलंका की और पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान से बाहर ही हुई, उसके राइट्स भी आपने एक निजी टीवी को दे दिए, क्यों ऐसा करें? इसमें देखिए, काश के मेरे पास कोई पावर्स होते कि किसको राइट्स दूं या ना दूं, ऐसे है नहीं। सिलसिला ये है कि एक बिडिंग प्रोसेस होता है, पहले भी ऐसे ही था, बिल्डिंग प्रोसेस होता है। बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो लोग आते हैं, फॉर्म्स लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो बिडिंग करते हैं। इस दफ़ा क्या हुआ कि एक बिडिंग जियो ने की, जो कागजात लिए जियो ने लिए, पीटीवी ने लिए, 10 स्पोर्ट्स ने लिए, और किसी ने लिए ही नहीं। अब हम ज़बरदस्ती तो नहीं मैं उसामा को ला सकता कि यार बिड करो। हमारा ख्याल था 3 लोग बिडिंग करेंगे, कुछ जितनी करेंगे ऊपर चढ़ जाएगी। जब एक्चुअली जिस दिन बिड्स आई तो पता लगा कि पीटीवी ने बिड ही नहीं की, और सिर्फ 2 ही बिड्स आई हैं, एक जियो की तरफ से आई है और एक 10 स्पोर्ट्स की तरफ से आई। तो अब उसमें बड़ा मसला बन जाता है ना कि जब, और उसमें ये कि जी 10 स्पोर्ट्स ने कहा जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन श्रीलंका सीरीज एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द साउथ अफ्रीका सीरीज। तो हमारी ये प्रॉब्लम बन गया, यार ये क्या है, दोनों के लिए बिड करना चाहिए था, हम तो पैकेज बनाए हुए थे, वे कुड बी गो। सो एक मजबूरी थी। हमने फिर ये कहा कि हमने तो रिजर्व प्राइस रख दी, इससे कम हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम रीबिडिंग करेंगे, धमकी दे दी हमने। हालांकि टाइम बहुत थोड़ा था, रोज हम ये आना जाना हो रहा था ना चेयरमैन का, तो उसमें टाइम बहुत थोड़ा था, वो टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने जो बिड करनी होती है उसके पीछे फिर उन्होंने एडवर्टाइजर्स को लाइन अप करना होता है। तो वो कह रहे थे जल्दी करें, हमें 3 महीने चाहिए, हमें 2 महीने चाहिए, आप हमें टाइम नहीं दे रहे बिड करें। तो उसमें फिर जियो को हमने कहा कि जी सॉरी, आपकी बिड ठीक नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट करते, हम ऊपर करें इसको। इसी तरीके के साथ 10 स्पोर्ट्स को हमने कहा ऊपर करें, उन्होंने कहा नहीं करते। जियो ने कहा अच्छा, हमने धमकी दी ना कि हम फिर रीओपन कर देंगे। तो फिर इन्होंने दोनों ने थोड़ी सी ऊपर की, हमारी रिजर्व प्राइस जो हमने बनाई थी, ओवरऑल दोनों का मिला के हमारी रिजर्व प्राइस मैच हुई, तो हमने कहा जाए।
अब सवाल ही हुआ, मैंने परवेज रशीद साहब को फ़ोन किया, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, और मैंने कहा ये क्या किया, पीटीवी ने क्यों नहीं बिडिंग की, बड़ी ज्यादती की आपने हमारे साथ, बिड करना चाहिए था। हंस के कहने लगे हाँ ताकि तुम्हें पैसे ज़्यादा मिल जाते। मैंने कहा तो क्या हो गया पैसे हमें ज़्यादा मिल जाते। कहने लगा हमने तो पहले ही दोनों जो लोग बिडर्स हैं उनके साथ सब्सिडरी राइट्स की हमने बाहर ही डील कर ली थी, और अगर हम बिड करते तो सारा कीमत बढ़ जानी थी सबके लिए, तो हमें तो सस्ता पड़ा है कि हमने उनसे ले ली सब्सिडरी राइट्स। मैंने कहा आपने बिड निकाल के हमें नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा देखें आप इंडिपेंडेंट अदारा है, हमें आपका मतलब है कि आप पीटीवी के खाते के ऊपर और पैसे लेते, अगर हम भी बिडिंग करते तो सब चीज़ें बढ़ जानी थी। तो ये बिडिंग में होता है। और परवेज रशीद साहब और पीटीवी के ऊपर सेनेट के ऊपर सवाल हुए हैं ये आपने क्या किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हमने अपने इंटरेस्ट में ये किया। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात ये कि आप जियो को बाहर नहीं रख सकते, ये पहली दफ़ा नहीं है। जियो पहली स्पोर्ट्स चैनल आई आफ्टर पीटीवी, अब और अल्लाह करे आ जाएं, हम तो दुआ मांगते हैं। मगर बात ये है कि ये एक सीरियस इशू है कि जितनी कम, अगर कम ही होंगी तो कम ही बिडिंग करेंगी, कम बिडिंग करेंगी तो हम हॉस्टेज हो जाते हैं। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हाँ पहले तो 10 स्पोर्ट्स के अलावा भी आता था, सोनी आता था, ये आते थे, इस दफ़ा आए ही नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज़ थी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना होना चाहिए था। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि जो कमेटी हमने यहाँ बनाई ये बिडिंग के लिए, मैंने अपने आप को उसमें से एक्सक्यूज़ कर लिया। मैंने कहा इसके साथ मेरा कोई तल्लुक़ नहीं होगा, और इसका जो इसके अंदर हमने डाला किसको, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को डाला रिटायर्ड को, जो कि पहले नहीं डालते थे, मैंने कहा डालो इनको। दूसरा हमने क्या किया कि एहसान मानी साहब को डाला। एहसान मानी साहब कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी पाकिस्तानी, मुहिब्बुल वतन, और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के ऑडिटर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उनके ऊपर तो कोई निशान नहीं आ सकता ना, इमरान खान साहब भी नहीं कर सकते, हालांकि कहते हैं कि बिडिंग ठीक नहीं हुई। तो मैं पूछता हूँ एहसान मानी को पूछिए, आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है। तो अर्ज़ ये है कि इस तरीके से हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया और सारी फाइल अवेलेबल है, और उसके अंदर कमेटी के अंदर जो बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई, हमने ज़का अशरफ साहब के चहेते एक साहब हैं उनको उसमें अपॉइंट किया ताकि वो ना कह सकें कि जी हमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो हमारी तरफ से तो पूरी ट्रांसपेरेंसी थी, मैंने अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूड कर लिया था इस प्रोसेस से। निज़ाम सेठी साहब आपने वक्त दिया, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी फिर कोर्ट के चक्कर होंगे, पता नहीं क्या होता है, और कई इम्तिहान है जिसे आपको गुजरना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।